चैप्टर 4 देख रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यदि हमारे पास ए और बी कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं एक प्लेन में और वो अलग अलग डायरेक्शन में है, जैसे मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो एक और अगर हम वेक्टर लें, जैसे कैपिटल ए अगर हम ले लें यहां पर उसी प्लेन में, तो हम इस ए को इस ए और बी के सम या उनके जोड़ के हिसाब से दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे? ए को मल्टीप्लाई करिए लैम्डा से, बी को मल्टीप्लाई करिए म्यू से, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और उसके बाद आप देखें कि ये जब इस तरीके से बढ़ेगा, और जैसे मैंने पहले ही बताया था ट्राइंगल और पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो इसको लीजिए और यहां से इसके टेल पे, ये इसके हेड पे इनका टेल लगा दीजिए बी का, और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। सिंपली क्या होगा, तो ए ओ जो ओरिजिन है या फिर जो भी पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन हम बना रहे हैं पैरेलल जो ए के है, और पी से हम एक लाइन बना लेंगे जो पैरेलल है बी के, और या तो हम ट्राइंगल वाला यूज कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम वाला यूज कर लेंगे। और जैसे ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ए यानी कि ओपी हो गया ओ क्यू प्लस क्यू पी। इस तरीके से लेते हैं ओ क्यू प्लस क्यू पी, क्योंकि ओ क्यू, अब सवाल ये आता है कि ओ क्यू पैरेलल है ए के। अब देखिए, अगर मैं ए लूं और इसमें 2a कर दूं, हम कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल है, तो क्यूपी इस तरीके से पैरेलल होगी किसके? क्यूपी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया है आपने किसी बी के साथ म्यू का, तो उससे पैरेलल है। तो हुआ ये कि ओ क्यू लैम्डा ए है, ओ और क्यू पी म्यू बी है। लैम्डा और म्यू इसमें रियल नंबर, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहां से आप देख पा रहे हैं ए इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ये आपके दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ए और बी में। हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, इस वेक्टर को रिजॉल्व किया किन के टर्म्स में? इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म्स में। तो हमने इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, जो कि लैम्डा ए है और म्यू बी है अलोंग ए बी। अब ये जो तरीका हमने अपनाया, इसमें हमने दो कंपोनेंट वेक्टर्स लिए और इनके साथ दो वेक्टर, और जो तीनों आपने लाइनें देखी इसमें, वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो बहुत आसान रहता है अगर हम रिजॉल्व करें किसी भी जनरल वेक्टर को एक्सेस के अलाउंग। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम एक्स वाई जी ले, रैंडम ना ले, और इसे जब ये हम रिजॉल्व करेंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर क्या है जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो। ओके, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके की वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए यूनिट ही कह रहे हैं इसको, यूनिट। और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंगित कर रहा होगा, डायरेक्ट कर रहा होगा। क्योंकि ये 1 है तो इसका कोई डिमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। खास तौर पे डायरेक्शन के लिए इसका हम उपयोग करेंगे। और यूनिट वेक्टर्स जो एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी या जेड एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग होंगे, इनको हम कहेंगे आई, इनको हम कहेंगे जे, और इनको हम कहेंगे के, यूनिट वेक्टर। अब जैसे मैंने बताया, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी या 1 होगी, तो हम आई जे के, अगर इसके आगे हम इस लकीर खींचे, इसका मैग्नीट्यूड बताने की कोशिश करें, तो ये 1 आएगा। और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। देखिए, ये इनसे परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी कि आपस में ये परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हमने एक कैप पहनाई है, इस तरीके की कैप है, ताकि ये नॉर्मल वेक्टर से अलग लगे। ए वेक्टर अलग है, ए के ऊपर कैप वेक्टर अलग है। ए नॉर्मल वेक्टर है और ए कैप जो है ये बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है। अब हम दो डिमेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमको दो यूनिट चाहिए किसी भी चीज को दिखाने के लिए। मोशन जो दो डिमेंशन में है, हमारे पास दो ही यूनिट वेक्टर होंगे तो काम बन जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें यूनिट वेक्टर को किसी भी स्केलर से, किसी भी स्केलर वैल्यू से, तो वेक्टर ही आएगा, क्योंकि वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये n है और हमने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी a को हम लिख सकते हैं इसका मॉड a और n। और ये n क्या है? ये यूनिट वेक्टर है अलोंग a, मतलब अगर a इस तरीके से है
तो हम अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये आपका यूनिट वेक्टर अलोंग, और या एक तरीके से आप कहें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा ए, जो अलोंग ए डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहां पर आप इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेक्टर ओ को किस टर्म्स में, क्योंकि मैंने कहा कि 2 डिमेंशन है तो आई और जे ही काफी रहेगा। हम जब 3 डिमेंशन में जाएंगे तो आई जे के कर देंगे। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो एक्स वाई के, इसको मानिए ये एक्स और वाई, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो हम क्या करेंगे, हम लाइन बनाएंगे, जो हेड है ए, परपेंडिकुलर है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, अभी मैं फिगर में दिखाता हूं आपको, और A1 और A2 इस तरीके से हमको मिलेंगे, और A1 A2 इस तरीके से मिलेंगे कि A1 और A2 हम जोड़ के A बन जाएंगे या बना देंगे, और A1 पैरेलल है, देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि आप, मैं इसको डायग्राम दिखाता हूं पहले आपको, यहां से समझते हैं फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूं। ये मैंने बताया कि ये I x के अलाउंग यूनिट वेक्टर है, J y के अलाउंग, और K आपके Z के अलाउंग, x y z इस तरीके से बनाते हैं। अब एक वेक्टर A है, ये वाला वेक्टर, इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं A1 और A2 में अलोंग x और y एक्सिस, 2 डिमेंशन है, या फिर कहें कि प्लेन है तो 2 डिमेंशन चाहिए हमको, x y z। अब अगर हम A1 और A2 को रिप्रेजेंट करना चाहे I और J के रिस्पेक्ट में, यानी कि यूनिट वेक्टर में, तो A1 क्या होगा, AX इंटू आई कैप, A2 क्या होगा, AY, ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इंटू J कैप। तो ये आपने A1 और A2 को I और J टर्म्स में दिखा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैं फिर से बताता हूं कि जैसे हम रिजॉल्व करते हैं, हमने कहा कि भाई AX इसकी दूरी है, जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ या स्केलर के साथ, तो A1 होगा AXI, A2 होगा AYJ, जहां पर ये AX और AY आप जो देख रहे हैं ये रियल नंबर्स है, और ये जो है ये प्रॉपर वेक्टर है। और जैसे आपने डायग्राम में भी देखा, A किसके बराबर हो रहा है, इन दोनों के बराबर, क्योंकि A इक्वल टू A1 प्लस A2, A1 को हमने कहा ये है, A2 को हमने ये कहा, दोनों को जोड़ दिया। फाइनल जो मैंने फिगर में दिखाया, जो क्वांटिटीज AX और AY है, ये बेसिकली X और Y के कंपोनेंट है A के X और Y कंपोनेंट है। तो AX ये अपने आप में वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे इसके साथ ये आई कैप आप जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, AX अपने आप में वेक्टर नहीं है, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम आई कैप का यूज कर रहे हैं, तब ये वेक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से AYJ के लिए भी सेम डिस्कशन है। अगर आप डायग्राम को देखें और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो देखिए ये AX क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, मैं इसको जोड़ देता हूं, ये AY क्या होगा, AY ये होगा और AX ये होगा, तो AY ये है, AX ये है। अब देखिए ये थीटा है, तो AX कितना हो जाएगा, आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, इससे लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में अगर आप cos थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AX बाय A, ये A है, तो AX बाय A क्या होगा, cos थीटा, तो A को इधर ले जाएंगे तो AX A cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से sin थीटा लीजिए, sin थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी AY बाय A, तो AY कैसे आएगा, A sin थीटा। तो कंपोनेंट जो वेक्टर के हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर जीरो भी हो सकते हैं, ये पूरी तरह थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा कौन सा एंगल है। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, अगर हम किसी वेक्टर को बताना चाहें प्लेन, दो तरीके हो गए। पहला हम क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड बताएंगे ए और डायरेक्शन बताएंगे थीटा, जो एक्स एक्सिस से बना रहा है। इसी तरीके से हम AX और AY कंपोनेंट बनाएंगे। यदि A और थीटा, हम AX और AY, इसको A और थीटा अगर हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास ये है, A थीटा दिया हुआ है, तो X निकाल लेंगे, A की वैल्यू यहाँ रखेंगे, थीटा की यहाँ रखेंगे। AY के लिए भी ऐसा है, A और थीटा यहाँ रखेंगे तो हमारे पास AY आ जाएगा। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं फिर से बनाता हूं, ये AX है, ये AY है, तो ये कितना होगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड है ना। A क्या होगा, A होगा AX स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, इसका अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो आपको A की भी वैल्यू मिल गई। अब tan थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AY बाय AX। अब थीटा निकालना है तो यहाँ tan इनवर्स ले जाएंगे, आपका AY बाय AX। ये फिगर था, इसमें फिर से समझिए कि ये जो हमने बनाया है A, और ये जो है ये AXI बेसिकली A cos थीटा है, ये A sin थीटा है,
और ए का मैग्नीट्यूड है ax² प्लस ay² अंडर रूट। अब हमने क्या किया अभी तक, एक्स वाई प्लेन में चीजें हैं। अब अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें, 3 कंपोनेंट ले लीजिए, एक्स वाई तो ले लिया था, जेड भी ले आइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो प्लेन था अब ये 3D दिखने लगेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपका एक क्यूब बन रहा है, क्यूब बन रहा है, यानी कि ये आपका ए एक्स है, ये ए वाई है, यहाँ तक तो हम चल चुके थे। एक हमने ए जेड भी जोड़ दिया, ए जेड जोड़ दिया, और उसके बाद हमने कहा कि हम ये एक क्यूब बनाते हैं, और यहां से यहां तक हमने इसको, ये डायगोनल हो गई, ये जो डायगोनल हो गई, अब आपका यहां से यहां तक दूरी ए एक्स है, मतलब ये दूरी ए एक्स है, ये दूरी आपकी ए वाई है, और ये दूरी आपकी ए जेड है। 3 दूरियां हो गई आपकी, ए एक्स ए वाई ए जेड ना। तो वेक्टर ए, इसको हमने रिजोल्व किया ए एक्स वाई जेड जी एक्सिस में, और आप क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानूं, जो एक्स के साथ बना रहा है, इस एंगल को बीटा मानूं जो वाई के साथ बना रहा है, और इस एंगल को गामा माना जाए, जो ये लाइन, जो ये डायगोनल आपके इसके साथ बना रही है जेड के साथ, राइट। तो ए एक्स क्या होगा, जैसे हमने पहले कहा था कि भाई ए एक्स है ए कॉस अल्फा, ए वाई है ए कॉस बीटा, और ए जेड है ए कॉस गामा। जनरली अगर हम देखें ए क्या है, तो ए एक्स का कंपोनेंट यानी कि ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जेड के। और जैसे हमने पहले देखा था मैग्नीट्यूड, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आया था, यहाँ पर 3 डिमेंशन है, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और पोजिशन वेक्टर क्या होगा, जैसे पहले हमने ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कहा था, यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपका पोजिशन वेक्टर हो गया। तो एक्स वाई जेड ये कॉम्पोनेंट है आर के एक्स वाई जेड एक्सिस पे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल तरीका क्या होगा, एनालिटिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड जब हम यूज करते हैं, अगर वेक्टर को ऐड करना है, बहुत अच्छे से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, और बड़े अच्छे से सामने आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। कभी कभी थोड़ा सा ये टीडियस होता है, और उसकी एक्यूरेसी भी लिमिटेड हो जाती है। तो हम करेंगे क्या, हम उसके वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं उनको लेंगे, उनको जोड़ेंगे, यानी कि हम अब एनालिटिकल मेथड अपनाएंगे। अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर हैं एक्स वाई प्लेन में, इसका कंपोनेंट है ए एक्स, इसका कंपोनेंट है ए वाई, बी का कंपोनेंट है बी एक्स बी वाई। तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बी को रिप्रेजेंट करेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई। अगर आप सम देखना चाहे आर का, ए प्लस बी करें, तो ये ए का कंपोनेंट जुड़ गया, बी का कंपोनेंट जुड़ गया, आई वाले को एक साथ ले लीजिए, जे वाले को एक साथ ले लीजिए, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स आई के साथ, ए वाई प्लस बी वाई जे के साथ। अब अगर रिजल्टेंट इसको लेना चाहे तो हम क्या इनको कहेंगे कि आर एक्स है, इनको कहेंगे हम आर वाई। तो आर एक्स कितना होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई हो गया ए वाई प्लस बी वाई। तो हर एक कंपोनेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर का आ रहा है, वो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो ए और बी के हैं उनको जोड़ा जा रहा है, यानी कि ए एक्स आई का बी एक्स जे का, मतलब ए एक्स बी एक्स कहां से आया, जो आई के साथ था उनको साथ जोड़ दिया, ए वाई बी वाई क्योंकि जे के साथ थे उनको साथ में जोड़ दिया। तो 3 डायमेंशन में इसको आगे ना बढ़ा दिया जाए, कैसे, ए आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरीके से बी, इसी तरीके से आप दोनों को जोड़ दीजिए, आप ए और बी को। अब ए और बी को जोड़ेंगे तो आपके ये ए एक्स और बी एक्स साथ में जुड़ जाएंगे, इसको हम आर एक्स कहेंगे, ए और बी वाई साथ में जुड़ जाएंगे, इसको हम आर वाई कहेंगे, और ए जेड और बी जेड हम जोड़ेंगे तो ये आपका आर जेड आ जाएगा। अब इसी मेथड को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसमें कितने भी वेक्टर आपके आएंगे उन सब के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास वेक्टर है ए बी सी, ए बताया गया है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, इस तरीके से बी और सी है, तो अगर वेक्टर आप कहें टी ए प्लस बी माइनस सी, मतलब देखिए आपने एडिशन भी बताया और सब्ट्रैक्शन भी बताया, 3 अलग अलग वेक्टर है। तो आप क्या करेंगे, इसका ए एक्स लेंगे, इसका बी एक्स लेंगे, और इसका सी एक्स माइनस कर देंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, इस तरीके से वाई, इस तरीके से। इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर, 2 वेक्टर है आपके पास ए और बी, और उसको किसके टर्म में बताना है, मैग्नीट्यूड और जो एंगल है उनके बीच में। तो हमारे पास ये इस तरीके से आया, हमारे पास एक ओपी हम लेते हैं, ओपी ये आपका एक वेक्टर हो गया ए, और ओ बी आपका वेक्टर हो गया बी। अब ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हम पैरेललोग्राम मेथड यूज कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड करें, इसको एक पैरेलल बना ले इससे, मतलब ये ए का पैरेलल ये हो गया, इस तरीके से बी का पैरेलल ये हो गया, दोनों पैरेलल आपके हो गए। अब ये आर क्या आएगा, सीधी सी बात है, ये ए है ये बी है, तो आर हो जाएगा ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं,
तो एस एन नॉर्मल हो गया किसके, ओपी के, और नॉर्मल मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और पीएम जो इसमें आपको दिख रहा है ये हमने परपेंडिकुलर बनाया ओएस के लिए, ये भी हमने परपेंडिकुलर बनाया। अब ज्योमेट्री को देखिए इसकी, ओएस क्या है, ये किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके से हम बनाते हैं, मैं कह रहा हूं ये ओएस है, ये एस एन है, और ये ओ एन है यहां से यहां तक, तो दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही हमने किया, ओ एस स्क्वायर हो गया ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब ओ एन क्या है इसमें, अब हमने एक और भी चीज बनाई है, अब इसमें ओ एन क्या है, ओ एन इज सिंपली व्हाट, ओपी, ओपी ये पूरा यहां से यहां तक प्लस पी एन, ओ एन यही तो है, तो ओ एन को ओपी प्लस पी एन कह सकते हैं। और पी एन क्या आ रहा है, ये देखिए यहां पर हमने कहा ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, पैरेललोग्राम है ये, और ये थीटा है, इसका मतलब एस एन क्या हो जाएगा, ये एस पी का, या ये कहें कि इस बी का, ये यही तो बी है, बी का साइन थीटा, तो एस एन हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी आप साइन थीटा निकालेंगे, अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालेंगे तो आपका एस एन बाई बी ही आएगा, तो इसको आप एस एन को बी साइन थीटा कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, आपने ओ एन को इस टर्म में लिख दिया, एस एन को इस टर्म में लिख दिया, यानी कि ओ एन को भी ए बी के टर्म में लिख दिया, एस एन को भी ए बी या बी के टर्म में लिख दिया। अब इन दोनों को यहाँ रख दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ के 1 हो जाता है, तो आर आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट कर दीजिए तो आर मिल जाएगा। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ना इस तरफ लाना चाहता हूँ, लॉ ऑफ कोसाइंस की तरफ या लॉ ऑफ साइंस की तरफ। अब ओ एस एन देखिए बहुत ध्यान से, हमारे पास ओ है, एस है, ये फिर इसी तरीके से समझिए, ये ओ है, ये एस है, ये एन है, इसमें एस एन क्या बन रहा है, ओ एस का साइन अल्फा, और ये हमने ये अल्फा लिया है, ध्यान रखिए ये अल्फा है, तो अगर ये पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये अल्फा है, तो जैसे मैंने साइन और कॉस बताया था आपको, एस एन आपका हो जाएगा ओ एस साइन अल्फा, अगर आप साइन अल्फा निकालेंगे तो एस एन बाय ओ एस आएगा। और ये क्या चीज है, ये तो हम कह रहे हैं पूरा का पूरा आर है, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा। इसी तरीके से ट्रायंगल पी एस एन में हम जाते हैं, ये वाला पी एस एन, यही छोटे वाला ट्रायंगल अगर हम देखें, तो एस एन क्या मिल रहा है इससे, एस एन मिल रहा है आपको पी एस साइन थीटा, ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा, तो एस एन दो टर्म में आ गया आर साइन अल्फा, और एस एन दूसरे टर्म में आ गया बी साइन अल्फा, बी साइन थीटा, दोनों को बराबर कर दीजिए, आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। इसका मतलब इस थीटा को आर के नीचे ले आइए, इस साइन अल्फा को इधर ले आइए, तो आर बाय साइन थीटा इक्वल टू बी बाय साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर हम पीएम ले लें, अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, पीएम ए साइन अल्फा बी इक्वल टू बी साइन बीटा। पीएम को दोनों टर्म्स में रख देंगे, जैसे हमने एसएन को किया वैसे पीएम को कर देंगे, और ये बीटा को ए के नीचे ले आइए, अल्फा को बीटा कैपिटल बी के नीचे ले आइए, तो ए बाय साइन बीटा इक्वल टू बी बाय साइन अल्फा। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बना रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको, इसमें एक कॉमन चीज है, वो है बी बाय साइन अल्फा। बी बाय साइन अल्फा इसके बराबर भी है, बी बाय साइन अल्फा इसके बराबर भी है, यानी कि अल्टीमेटली तीनों को इक्वेट कर सकते हैं, आर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाय साइन अल्फा, राइट। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो ये वाली, इसमें साइन अल्फा क्या बन रहा है, साइन अल्फा को अगर इधर ले जाए तो बी के नीचे आर आ जाएगा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, मतलब एक रीअरेंजमेंट है। अब साइन अल्फा भी मिल गया, एक ये भी इक्वेशन मिल गई, और tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एस एन बाय ओ एन, ओ एन जो है ओपी प्लस पी एन है, ओपी प्लस पी एन है, अभी अभी हमने ओपी और पी एन और एस एन सबको थीटा वगैरह के टर्म्स में निकाला, तो ये आपका बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, इक्वेशन ये वाली और ई और एफ आपको बता रहे हैं डायरेक्शन, क्योंकि इसमें साइन एंगल आ रहा है, और इसी को, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये वाला जो दिख रहा है, ये लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। एक सवाल लेते हैं, एक मोटर बोट है, वो रेस कर रही है नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस तरफ, इसका जो स्पीड दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वाटर करंट है इस रीजन में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, और डायरेक्शन उसकी है ये, देखिए वाटर करंट यहाँ पर है इस जगह पे, और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ ये होता है ना ये डायरेक्शन, तो इसीलिए ये डायरेक्शन। अब आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है इस बोट की, कैसे निकालेंगे, हमने पहले इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, बनाएंगे डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले बनाएंगे,
और ये जो वेक्टर वी बी है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका वेलोसिटी है मोटर बोट की। ये वेक्टर जो वी सी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको वाटर करंट बता रहा है। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, यानी कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ये हो गया और ये हो गया। अब क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर वी बी है, एक वेक्टर वी सी है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, राइट। और पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे, इसके पैरेलल वी सी ये बना लेंगे, वी बी ये बना लेंगे। अब इससे क्लियर है, हमने एक फॉर्मूला भी देखा, आर क्या होगा, वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी सी, और कॉस जो इनके बीच में एंगल होगा, इनके बीच में एंगल क्या है, एंगल क्या बन रहा है इनके बीच में, दोनों के बीच में हमको एंगल देखना है कि एंगल क्या बन रहा है हमारे पास। तो ये जो है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा 180 डिग्री है, 180 में आप 60 माइनस करिए, कितना आएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री इनके बीच में एंगल हो गया। वीबी और वीसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इनके बीच में एंगल बन रहा है आपका टोटल 180 माइनस 60, ये पूरा 180 होता है, ये 60 है, 60 को घटा दीजिए 180 से, तो 120, तो 120 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, 120 कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ये वैल्यू रखिए, अंडर रूट निकालिए, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यहाँ तक तो अब रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो हम लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे, यानी आर बाय, देखिए जो ये आर होगा, आर बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी सी बाय साइन फाई, ये एंगल है, ओके। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, वी सी बाय आर साइन थीटा, आपको इसकी वी सी की भी वैल्यू पता है 10, साइन थीटा साइन 120 लगाएंगे, और आर भी पता है, अभी हमने यहाँ से निकाल लिया, तीनों चीज को रखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका, क्योंकि साइन जो 120 है √3 होती है इसकी वैल्यू, तो फाई आपका आ जाएगा 23.4, जो कि एक्चुअल एंगल है ये वाला। मोशन इन अ प्लेन, इस में हम बताना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे, दो डायमेंशन में मोशन वेक्टर के अनुसार। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी चीज को बताने के लिए उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब की बात होती है। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर बारे में बात करना चाहें, तो जो पोजीशन वेक्टर आर होगा किसी भी पार्टिकल पी का प्लेन में, और रेफरेंस उसका ओरिजिन अगर हम ले ले, जैसे ये ओरिजिन है हमारे पास, ये आर है, तो ये आर, ये पी का पोजीशन कैसे होगा, एक्स आई डायरेक्शन में गए आप, मतलब एक्स डिस्टेंस गए आई डायरेक्शन में, आई आपको क्या बताता है, यूनिट वेक्टर है। इस तरीके से आप थोड़ा सा और यूं चढ़े, कितना चढ़े, वाई जे, तो आप एक्स आई प्लस वाई जे, ये वाई जे होता है, एक्स आई प्लस वाई जे, तो आर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे, ये आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे। जहाँ एक्स और वाई आप जो देख पा रहे हैं, ये आपके कंपोनेंट है आर के, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये केवल कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स अपने आप, वाई अपने आप कोऑर्डिनेट है, और आई और जे मल्टीप्लाई होके ये वेक्टर बन जा रहे हैं। अब जरा डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन का क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर आपका बाकायदा कर्व है। यहाँ पर भी देखिए, ये पोजीशन वेक्टर है, इस वाले में कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं आपको। ये पोजीशन वेक्टर कैसे हुआ, पोजीशन वेक्टर ये हुआ कि आप डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा इसमें अंतर भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है आर, एक आप पी पॉइंट पे थे, फिर आप P1 पॉइंट पे गए, मतलब एक आर था, एक R1 था, तो अल्टीमेटली आपने क्या कवर किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो ये डायरेक्शन तो आपको यूं मिल गई पोजीशन वेक्टर की, और जो यहाँ से यहाँ तक गए वो आपका वैल्यू मिल गई। इस तरीके से डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होगी, वेलोसिटी की क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी कि आप यहाँ से P से P2 गए, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ V वो भी आपको यहीं मिल रहा है, इसी डायरेक्शन में। ये डेल्टा R1 एक का हो गया, डेल्टा R2 दूसरे का होगा, आप P से P1 गए, P से P2 गए। अब जो पार्टिकल आपका एक कर्व के अलाउंग मूव कर रहा है, चलिए हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर ली, ऐसा नॉर्मली तो मिलेगा नहीं आपको, तो बाकायदा एक कर्व मिलेगा। अब P ये किसी t टाइम पे था, P डैश ये किसी t डैश टाइम पे था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r डैश माइनस r, वो आपने डायग्राम में देखा, r डैश माइनस r। तो हम क्या करेंगे, पहले r का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, r डैश का ले लेंगे, फिर r का ले लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी x डैश i प्लस y डैश j, इसका होगा x i प्लस y j, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि x डैश माइनस x क्या है, डेल्टा x, y डैश माइनस y क्या है, डेल्टा y। डेल्टा x है x, इस डेल्टा को हमने रखा x डैश माइनस x, और इस डेल्टा y को रखा y डैश माइनस y। तो ये आपका जो कॉम्पोनेंट आया डिस्टेंस के मुतालिक वो ये आया। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हैं कि ये है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। अब डिस्प्लेसमेंट हम सीधा इसको उठा के रख देंगे यहाँ पर,
और साथ में नीचे रख देंगे डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर की जगह ये रखेंगे बाय टी। अब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी आ जाएगा, आई और जे, और ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है, वी एक्स, वेलोसिटी लिख सकते हैं वी एक्स, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी आप वी वाई लिख सकते हैं। तो ये जो वी है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, जो यहाँ से हमने शुरुआत की, ये और जो डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी का वो डेल्टा आर का ही वेलोसिटी होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के डायरेक्शन में होगा। और वेलोसिटी, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो हमें क्या करना होता है, हम डेल्टा टी को बहुत छोड़ा करते हैं, यानी जो एवरेज वेलोसिटी होगी इस टाइम इंटरवल में वो जीरो अप्रोच करना चाहिए, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा आर बाय आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं डी आर बाय टी। ओके, तो जो इसका मतलब हुआ वो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो खासतौर पे इस फिगर को देखें, जो आपको मोटी लाइनें दिख रही हैं, बड़ी लाइनें दिख रही हैं, वो आपको P किसी एक t टाइम पे, P1 P2 किसी और पोजीशन पे, और फिर डेल्टा T और T1 पे, और डेल्टा T2 T से लेकर T2 तक, इसी तरीके से T3 तक, फिर डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, इसी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 और डेल्टा 3 में चला गया। और जो डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी की, जैसे मैंने बताया, वो तो उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें आपका डेल्टा आर होगा। अब क्या होता है कि हम कुछ डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा 3 लें, और अगर हम कहें कि ये डिक्रीजिंग डेल्टा टी, हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा काम ये है, ये सब अगर आप भूल भी जाएं, जो डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए या फिर किसी एक पॉइंट पे निकालने के लिए, हम डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो चाहते हैं। अब डेल्टा टी जीरो है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो होना चाहिए, कहा मतलब एकदम जीरो नहीं होगा, लेकिन वो भी टेंड्स टू जीरो होगा। ओके, तो ये कहां से आएगा, आप जब कोई भी कर्व है उसके अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको यहाँ डेल्टा टी भी लेना पड़ेगा, डेल्टा आर भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप केवल टेंजेंट ले लें तो आपको क्या मिलेगा, केवल एक पॉइंट मिलेगा, और डेल्टा आर भी इसमें जीरो की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट पे इस तरीके के पाथ में वो टेंजेंट होगी, और ये जो टेंजेंट होगा इस तरीके से, मान लीजिए ये टेंजेंट लिया, तो ये टेंजेंट ही आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। अब इसको वेलोसिटी को कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, v आपका dr बाई dt है, लिमिट लगाइए डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। आप जानते हैं कि डेल्टा r हम क्या ले रहे थे, डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा y बाय डेल्टा t। i को जरा बाहर ले आइए, j को भी बाहर ले आइए, लिमिट अंदर लगा दीजिए। ये डेल्टा x बाय डेल्टा t होता है dx बाय dt, ये डेल्टा y बाय डेल्टा t होता है dy बाय dt, और हम dx बाय dt को जानते हैं vx होता है, dy बाय dt होता है vy। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन है कोऑर्डिनेट x और y का, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन इसका ले रहे हैं, और इन इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं vx और vy को निकालने के लिए। आपके पास vx क्या है, अगर u v है, ये vx होता है, ये vy होता है, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर आप tan थीटा निकालना चाहें तो vy बाय vx, और थीटा निकालना चाहे तो tan को इधर ले आइए, tan इनवर्स vy बाय vx। तो vy, vx और थीटा, ये अभी मैं आपको पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। एक्सेलरेशन की बात करें और भी इसमें, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपके पास जो डायग्राम है उसमें और थोड़ी तब्दीली करते हैं। ये आपका किसी भी एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया, ये v हो गया, इसका कंपोनेंट x ले लिया, इसका y ले लिया, y कंपोनेंट, तो v होगा vxi प्लस vyj, v होगा vxi प्लस vyj, जो कि यहाँ किया हुआ, यही चीज बताइए, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर लीजिए। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी पे, और मान लीजिए वो एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई किसी टाइम इंटरवल में, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज सिंपली डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी अभी हमने देखा, डेल्टा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिख सकते हैं। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, यानी इसको डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी लिखिए, इसको डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी लिखिए। ये अलग अलग हमने टर्म कर लिया। अब जो Vx वाला टर्म था वो Ax हो गया, मतलब Vx डेल्टा Vx बाय डेल्टा t वो हो गया Ax। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन y इज Ay, तो A आपका हो गया Axi प्लस Ayj। तो एक्सेलरेशन, अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो आप हमेशा जानते हैं हमको टाइम को एकदम जीरो की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा v की जगह आप यही चीज रख दीजिए, डेल्टा Vxi और डेल्टा Vyj। यहाँ पर i और j को इसकी जगह रख के i और j को बाहर ले लीजिए,
यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, ये आप जानते हैं क्या होता है, ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है, ये आपका ए एक्स आई और ये ए वाई जे। तो ए एक्स है क्या, डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई क्या है, डी वी वाई बाई डी टी। तो वेलोसिटी की तरह जैसे देखा, हम ग्राफिकली इसको एक्सेलरेशन को भी समझ सकते हैं, और इसको मैं ये डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। सबसे पहली चीज इसमें समझिए कि हमारे पास ये v है, ये v डैश है, और इनके बीच में रेट और जो चेंज हुई वेलोसिटी v और v डैश के बीच में, वो आपका डेल्टा v है। सभी इसमें यही चीज बताई जा रही है। अब जो डायरेक्शन है, मैंने कहा पहले तो एक कर्व लीजिए, एक पॉइंट पे ये बना दिया टेंजेंट, एक पॉइंट पे ये टेंजेंट बना दिया। अब इस v को हमने यहां रखा, इस v डैश को यहां रखा, और इनके बीच में डेल्टा v निकालने की कोशिश की, और टाइम इंटरवल यहां से लेकर यहां। डायरेक्शन इसका क्या है, एक्सेलरेशन का, इसके ये वाला डायरेक्शन देखिए, इनका रिजल्टेंट ये है ना, डायरेक्शन ये। इस सेम चीज ये है, कोई दो और पॉइंट ले लीजिए, इसी तरीके से आप बहुत करीब ले लीजिए, और एकदम पास में ले आए, मतलब अभी तक तो इनके बीच में टाइम डिफरेंस था, यहाँ भी थोड़ा बहुत है, यहाँ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन एकदम करीब आप ले आए, इसको बिल्कुल दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आपका वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, और ये आपका डायरेक्शन हो गया एक्सेलरेशन का। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है आपका डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3, जब तक हम इसको बहुत छोटा ना कर दें, क्योंकि हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो डेल्टा T3 तक हम आए तो कम से कम कर दें, और फाइनली हम अगर एक पॉइंट पे आए तो हम चाहते हैं कि डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन वाकई में हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन बन जाए। तो यही हमने काम किया, इसमें हम ट्रायंगल लॉ हमने लगाया, देखा आपने डेल्टा वी कैसे चेंज करी है, हमने डेल्टा T टेंड्स टू 0 लगाया, तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बना दिया, क्योंकि हम डेल्टा टी को उस लेवल तक ले गए जहां तक वो 0 ना हो जाए। एक डायमेंशन जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब आप 2 या 3 डायमेंशन में आते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो 0 से 180 डिग्री के बीच तक हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो इस तरीके से आपका एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, r इक्वल टू मान लीजिए ax है, bx है, और ये cx है, जो भी ijk के साथ है, ये हमारा वेक्टर हो गया, जिसमें जो t आप देख पा रहे हैं ये सेकेंड्स में है, और जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं इनकी प्रॉपर यूनिट है, मान लीजिए r जो है आपका मीटर में है, आपको vt निकालना है, at निकालना है, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है इस पार्टिकल की, आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, वेलोसिटी का टाइम भी आपको दिया हुआ है 0.1। बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है इसको डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dr by dt या डेल्टा r by डेल्टा t आपकी वेलोसिटी होती है, तो सिंपली इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे, और जैसे ये t है तो ये तो खैर यही बनेगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, ये तो चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बनेगा। अब एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3.0 फिर से 0 हो जाएगा, 4.0 t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4.0 बचेगा, t हट जाएगा, तो आपका 4.0 g हो गया। ये वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि j आ रहा है इसमें, देखिएगा, क्योंकि ये j आ रहा है, i x को रिप्रेजेंट करता है, j y को रिप्रेजेंट करता है, k z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ j बचा तो ये अलॉन्ग y एक्सिस हो गया। कितना आसानी से बन गया, देखिए, आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ये इसने खुद ही बता दिया कि y डायरेक्शन। अब इन्होंने कहा t 1.0 पे आप इसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने, ये इस वेलोसिटी में इस जहां जहां t है, एक ही जगह t है, इसमें 1 रख दी तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। डायरेक्शन क्या होगा, vy बाय vx, यानी 4/3, इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो अगर टेबल देखेंगे तो 53 डिग्री आएगा इसका। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन a है, लेकिन जो कांस्टेंट है, तो किसी टाइम इंटरवल पे जो एवरेज एक्सेलरेशन आने वाला है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, बताया गया है इसमें। अब हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की v0 मानते हैं शुरुआत में, t इक्वल टू 0 पे v0 है, और किसी एक t टाइम पे v, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये क्या हो गया, v इक्वल टू v0 प्लस at, हमारे पास पहली फर्स्ट मोशन की इक्वेशन है, ये तो आ गई।
लेकिन कंपोनेंट के हिसाब से कैसे लिखेंगे इसको? जैसे Vx लिखना है तो V0x प्लस AXT, Vy लिखना है तो Vy प्लस V0y प्लस AYT, ये कंपोनेंट के टर्म्स में लिख दिया। अब हम ये कोशिश करते हैं कि जो पोजीशन अगर R चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, एक डायमेंशन केस लेते हैं पहले जो हमने यूज किया था पहले। R0 और R ये पोजीशन हुई इस वेक्टर की टाइम 0, इसका ये टाइम 0 पे है, ये टाइम t पे है। यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी इसकी V0 है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है। तो टाइम इंटरवल के हिसाब से जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, V0 प्लस V/2, दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। तो r माइनस r0 इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, इस v की जगह हमने रखा V0 प्लस AT, ये वाला रख दिया यहाँ पर, ठीक, ये आ गया। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देखिए ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, R इक्वल टू R0 प्लस V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आराम से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव है यानी कि dr बाई dt करें तो ये आपको t इक्वल टू 0 पे R इक्वल टू R0 देगा, करके देखिए इसको। तो x, अब इसको भी हम x और y कंपोनेंट में लिख देते हैं। x को लिखेंगे x0 प्लस v0xt प्लस हाफ axt स्क्वायर, y को भी इसी तरीके से लिख देंगे y0 प्लस v0yt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, जो मोशन हो रहा है x और y डायरेक्शन में, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि मोशन जब दो डायमेंशन में या दो प्लेन में हो रहा है, उसको हम अलग अलग तरीके से साइमल्टेनियसली एक ही बार में अलग अलग डायमेंशन के मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसमें, दो अलग अलग डायरेक्शन में, ax इस तरफ, मान लीजिए ay इस तरफ, दो डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्योंकि जो मोशन ऑब्जेक्ट है दो डायमेंशन में, वो हम इसी से देखेंगे। अगर तीन डायमेंशन में जाएंगे तो और भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई ax एक डायरेक्शन में, ay दूसरे डायरेक्शन में, az तीसरे डायरेक्शन में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टिकल है जो शुरुआत कर रहा है ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पे, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 5.0 i मतलब x डायरेक्शन में, और xy प्लेन में ये जा रहा है, और फोर्स इस पे लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो इसको एक एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, 3.0 i प्लस 2.0 j। आपको बताना है कि y कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे, और जो जब x कोऑर्डिनेट आपका 84 मीटर हो, और दूसरा बताना है कि क्या स्पीड होगी इस पार्टिकल की इस समय। तो अभी भी हमने जो इक्वेशन निकाली उसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जो पोजीशन होगी RT आपकी V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, V0t की जगह आप उठा के रख दीजिए, क्योंकि आपको जो जो चीज दिखी है वो उठा के रख दीजिए। तो V0 आपको मिला है 5.0 i, a आपको मिला है ये, तो a की जगह ये रख दीजिए। अब करना क्या है, i वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, j वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, वही काम हुआ है। i को एक साथ कर लीजिए, j को एक साथ कर लीजिए, तो आपका xt क्या आया, मतलब ये वाला xt, मतलब x r इक्वल टू x का कंपोनेंट y का कंपोनेंट, ये x का कंपोनेंट है तो xt ये हो गया, और ये आपका yt हो गया। अब आपको दिया गया है टाइम xt, मतलब ये जो चीज दी गई है 84 दी, आपको कहा गया है कि जो y कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का बताना है, x कोऑर्डिनेट अगर 84 है तो x कोऑर्डिनेट ये हुआ, तो इसको आप 84 के बराबर कर दीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, टाइम आपका 6 सेकंड आएगा। अब इसी टाइम 6 सेकंड पे जरा इसमें रख दीजिए, तो yt आ जाएगा, यानी कि y कितना हुआ 36 मीटर। तो वेलोसिटी आपकी क्या बन रही है, क्योंकि ये rt है तो इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, इस वेलोसिटी का ये जो चीज आई थी इसको डिफरेंशिएशन करिए, तो dr बाई dt करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये जो चीज आ गई है इसमें अब टाइम 6 सेकंड रख दीजिए, जैसे टाइम 6 सेकंड रखेंगे, इस जगह टाइम 6 रखिए, इधर इस जगह 6 रखिए, आप देखेंगे टाइम 6 सेकंड पे ये आ गया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट आपका 26 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये एक और इंस्टॉलमेंट लिया हमने इस चैप्टर का, थोड़ा सा एक दो बार और इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आगे सब क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।